Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to continue the chapter of Civics class ninth. What is democracy and why democracy? And this is the part third and the final part of this chapter. Till now, we had discussed about the definition of democracy and we also discussed about the different part of that definition. We had also discussed about the arguments which are against democracy. And in this video, I am going to start a new topic. And this topic contains the point which shows that why democracy is a better form of government. The arguments which favor democracy. द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट समझाने से आर्ग्यूमेंट बताने से पहले मैं जरा उसे एग्जांपल से समझाता हूं. दिस इज द टाइम ऑफ 1958 एंड 61. चाइना में उस समय सबसे बड़ी फेमाइन आई थी. फेमाइन क्या होती है? जब लोग बड़ी तादाद में एक ही बीमारी से मरते हैं, खासतौर से भूखमरी से, स्टार्वेशन की वजह से डेथ होती है. और आप विश्वास नहीं मानिए, इट वॉज द वर्स्ट फेमाइन एवर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. Near about 3 crores of people were died at that time. 3 crores. सोचिए जरा कितने लोग मारे गए थे उस समय भूखमरी से. और उस समय चाइना की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो इंडिया से अच्छी ही थी, या समझ लो इक्वल थी. लेकिन इंडिया में कभी भी आफ्टर इंडिपेंडेंस कभी भी ऐसी फेमाइन नहीं आई है कि इतने बड़े पैमाने पे लोग मारे जाएं. आई नहीं है बिल्कुल. अब तो समझ लो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों? इंडिया चाइना से तो बेटर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना में इतने सारे लोग भूखे मर गए. वो इसीलिए क्योंकि चाइना में केवल वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, केवल एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट. पीपल के सामने चॉइस नहीं है. गवर्नमेंट तभी अच्छा काम करती है तो उसे डर लगता है. डर इस बात का लगता है कि अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया तो अपोजिशन पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी. और अपोजिशन पार्टी इस बात का फायदा उठाती है कि कोई गलती करे रूलिंग पार्टी और मैं जनता के सामने उस गलती को लेकर आऊं और फिर बताऊं जनता को कि आपने गलत किया से चूज करके. लेकिन जहां सिंगल पार्टी होती है उसे जनता का डर ही नहीं होता है, उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है. बस यही अंतर था. जो डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी इंडिया की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे इंडिया की, उसने पहले से फूड सिक्योरिटी बना के रखी थी. खाना बचा के रखा था कि बाई चांस हमारे देश में कभी अगर फेमाइन फैलती भी है तो हम रिजर्व फूड को यूज कर सकते हैं. आज हमारे देश में यही हो रहा है. ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है तो वो ही फूड स्टोरेज जो है वही आज हमारे देश में बांटा जा रहा है राशन शॉप से. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि देश में अगर कुछ भी होगा ना तो जवाब गवर्नमेंट देगी. अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं तो जनता भीड़ लगा देती है, सरकार मुआवजा देती है. क्यों? जिम्मेदार सरकार है. सिक्योरिटी क्यों नहीं बनाई आपने रोड की ऐसी? इसी तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है बेस्ट एंड अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. अकाउंटेबल. मेरे हिसाब से आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ. बहुत जरूरी है ये. भले ही चाहे कितनी बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन कम से कम जनता के लिए काम करती है. सेकेंड पॉइंट, डिसीजन मेकिंग स्लो आता है. बिल्कुल सही है ये बात. लेकिन जरा सोचिए, एकदम से लिया हुआ डिसीजन क्या हमेशा सही होता है? क्या एकदम काम किया हुआ बिल्कुल सही होता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता वो. इसके प्रॉस एंड कॉन्स होते ही होते हैं. एवरीथिंग हैव इट्स प्रॉस एंड कॉन्स. फायदे और नुकसान हर किसी चीज के होते हैं. एग्जाम्पल देता हूं, चलो मैं आपको एक और बहुत बेहतरीन. मान लीजिए दो एरियाज हैं जहां के लोग भूखे हैं. एक डेमोक्रेटिक एरिया है और एक जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, जहां पे तानाशाह है, किंग जोन जैसा. जनता सरकार के पास गई, यहाँ की जनता कह रही है हमारी
मांगे पूरी करो और हमें खाना दो, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और बाकी कह रही है राजा जी हमारा हमारे पास कुछ नहीं, खाने कुछ दो। तो सुनाया चल ठीक हो, इन सबको खाना बना के खिलाया जाए, डेली यहाँ पे आएंगे और हम खाना खिलाएंगे। और डेमोक्रेसी वाले क्या कह रहे हैं, हम आपके लिए बात करेंगे, चिंता मत करिए, आपके लिए लॉ बनाया जाएगा। वहां दावत शुरू हो चुकी है, डेली दाल चावल जाते खाते हैं, वहां पे आके आ जाते हैं, फिर खाते हैं आते हैं। यहाँ बात चल रही है आपकी, हम आपके लिए पॉलिसीज बना रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है लोकसभा में, अपोजिशन पार्टी हमारा पास नहीं होने दे रही, तरह तरह के बहाने बनाते हैं, तरह तरह के। वहां खाना है, यहाँ ये। तो आपके हिसाब से ये वाली गवर्नमेंट ज्यादा बेटर है ना, जो डिक्टेटरशिप वाली है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय लगा, डिसीजन लिया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ऐसे हम खाना खिलाएंगे तो सब बेकार है। इन्होंने राशन शॉप्स खोली, वहां पे खाना बांटना शुरू किया। लोग आए, वो अपने घर पे ले जाते थे, साफ करते थे, अच्छी तरीके से धोते थे, फिर खाते थे। यहाँ गया था, चावल उठाए, चाहे उसमें चूहा मरा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसमें कीड़े पड़ गए हो, वो सबको जनता को खिलाना है। अब मेरे हिसाब से भले ही देर लगी, लेकिन डिसीजन जो लिया वो बहुत अच्छा लिया। सेकेंड पॉइंट यही था कि डिसीजन मेकिंग में देरी होती है, लेकिन जो भी डिसीजन लेके आता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, काफी ज्यादा असरदार होता है, क्वालिटी होती है उस डिसीजन में। ये इसका फायदा है। नेक्स्ट बात करते हैं, डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। देखो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे एक ही रिलीजन रहता है, लेकिन तब भी वहां पे डिफरेंसेस होते हैं। जहां डिफरेंस होते हैं वहां झगड़े होते हैं। हमारा देश तो एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया के हर धर्म का इंसान रहता है, हर भाषा का इंसान रहता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिस, बुद्धिज्म सब है। यहाँ पर हर भाषा है, इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया के अंदर। डिफरेंस तो हम 2 मिनट में निकाल लेते हैं, लड़ने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए हमें, वो तो अपने आप बन जाता है। तो ऐसे देश में एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही बेटर तरीके से रूल कर सकती है। क्योंकि अगर डिक्टेटर होगी तो हमेशा वो क्या चाहती है कि मेरे ही धर्म, मेरी जाति या मेरी भाषा के लोग रूल करें और बाकी सब उनके गुलाम बन के रहें। और ऐसी कंडीशन में देश में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और वो रूल करता है जो मेजॉरिटी में होता है। लेकिन डेमोक्रेसी ऐसा नहीं करती, डेमोक्रेसी सबकी सुनती है। डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट रूलर नहीं है, कोई भी डिसीजन परमानेंट नहीं है और कोई भी डिसीजन अकेले नहीं लिया जा सकता। डेमोक्रेसी में कोई भी धर्म मेन धर्म नहीं होता है, यहां पे सबकी सुननी पड़ती है। डेमोक्रेसी एक पीसफुल सॉल्यूशन देती है। डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं है, कोई भी परमानेंट लूजर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी मेजॉरिटी परमानेंट विनर नहीं हो सकती। यहां पर सब मिलके चलते हैं यहां पर। इसी वजह से डेमोक्रेसी बेटर तरीके से डील करती है डिफरेंसेस को एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने किसी का सपोर्ट किया तो अगली बार मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोचो देश के अंदर सिविल वॉर हो जाएगी अगर डिक्टेटरशिप होगी और वो किसी एक पार्टी को या किसी एक जाति को या धर्म को सपोर्ट करे तो। थर्ड पॉइंट है, डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। डिग्निटी, जनता के सम्मान की रक्षा करती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें। एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, चाहे वो आपका प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक रिक्शा चलाना वाला हो। अगर किसी ने क्राइम किया है तो सबके लिए सेम पनिशमेंट है, सेम लॉ है, सबको एक ही जैसा माना जाएगा। किसी के साथ हम बुरा व्यवहार नहीं कर सकते हैं उसके कास्ट को या उसके इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए। ये इसका सबसे बेस्ट पॉइंट है कि इसके डेमोक्रेसी के नज़र में हर कोई बराबर है और हर सिटीजन का सम्मान होना चाहिए। किसी को नजरअंदाज नहीं करना, किसी को ज्यादा सम्मान नहीं देना है। और लास्ट पॉइंट है इसका, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स रूम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। इट इज वेल एंड गुड टू से दैट नोबडी इज 100% करेक्ट इन द वर्ल्ड टिल नाउ। कोई नहीं है, डेमोक्रेसी भी नहीं है, डेमोक्रेसी में डिसीजंस लिए जाते हैं, उसमें भी गलतियां आती हैं। इट इज नेचुरल, गलतियां इंसान ही करता है, लेकिन उस गलतियों को सुधारा जाता है। तो डेमोक्रेसी वो रूम प्रोवाइड करती है, अगर हमने कोई गलती करी है तो उसे सुधारा जा सकता है।
डेमोक्रेसी का कहना है कि आप अपनी गलती जो आपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना के करी आप उसे सुधार लो, अगर नहीं सुधारेंगे तो अगली बार गवर्नमेंट आपको हटानी पड़ेगी क्योंकि जनता आपको चूज ही नहीं करेगी। तो ये फायदा होता है डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी जो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वैलिड है, क्योंकि उसे जनता ने चूज किया है, जनता अपनी पसंद से चूज करती है उसे। मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको थोड़ा डेमोक्रेसी को बढ़ा के बताएगा। बढ़ा के कैसे? सीधी सीधी बात है कि डेमोक्रेसी में पीपुल्स रूल होता है, पीपुल्स रूल। लेकिन जरा सोचिए, क्या पीपुल्स रूल पॉसिबल है? पॉसिबल है पीपुल्स रूल? मेरे हिसाब से नहीं। पीपुल्स रूल तभी पॉसिबल होता है जब सारी जनता एक साथ बैठे और डिसीजन ले। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ऑल द सिटीजंस टू सिट टुगेदर टेक डिसीजन। पॉसिबल ही नहीं है। 130 करोड़ जनसंख्या कहां बैठा लेंगे हम? चलो मान लो कि अगर हमने अरेंजमेंट कर भी दिया बैठाने का, तो बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं आएंगे कि टाइम नहीं है हमारे पास, कुछ के मन में इच्छा ही नहीं हुई आने की, डिजायर ही नहीं हुई, और कुछ को पता ही नहीं होगा कि जो जिस पॉलिसी पे हम डिसीजन लेना उसका मतलब क्या होता है। आधी से ज्यादा जनसंख्या को आज तक यही नहीं पड़ा कि जीएसटी क्या होता है। सोचिए उस पर डिसीजन लेने के लिए बुला दिया जाए तो कैसे डिसीजन लेंगे वो लोग। तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम बिहाइंड द पीपुल्स रूल। तो इसका एक तरीका निकाला गया, उस तरीकों को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव, हम क्या करते हैं, हम अपने बीच में से अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लेते हैं इलेक्शन के द्वारा, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए डिसीजन लेता है। वो वहां बैठा है तो इसका मतलब हम सब वहां बैठे हैं, वो पर्सन हम सब की आवाज है। ये कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो आजकल इस दुनिया में चल रही है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, क्योंकि पीपुल्स डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है आजकल। ये बात भी क्लियर हुई। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो थोड़ा इससे अलग है। अब मैं आपको ट्रू डेमोक्रेसी के बारे में बताना चाहता हूं। सच्ची डेमोक्रेसी। झूठी सच्ची तो सब होते हैं, झूठे वादे तो हर कोई करता है, लेकिन 3 पॉइंट से पूछता हूं। सोचिए आप, अगर आप कहीं प्लानिंग कर रहे हैं घूमने की, आपके पेरेंट्स, और वो पेरेंट्स आपको भी बुलाएं, आप सारे फैमिली के मेंबर को बुलाएं, सबसे पूछें कि कहां घूमने आना है, तो आप बताइए बेटर डिसीजन आएगा या नहीं आएगा? आप ऐसी फैमिली को पसंद करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मान लीजिए कि आप जो है एक कोई हमारे देश का लीडर है, और वो लीडर जो है अपने फैमिली मेंबर से मिलकर डिसीजन लेता है कि अब मुझे क्या करना आगे। इट इज ए डेमोक्रेसी? नहीं, वो भाई देश को चला रहा तो देश से पूछना चाहिए उसे। या फिर आपको ऐसे टीचर्स पसंद आएंगे जो आपको क्लास में क्वेश्चन ही ना पूछने दें, मौका ही ना दे आपको क्वेश्चन पूछने का? या फिर आपको ऐसे टीचर्स पसंद आएंगे जिनका डेमोक्रेटिक बिहेवियर हो, जिनका वो ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि क्लास पार्टिसिपेट करे उनके डिस्कशन में? जवाब आपके पास ही होगा इस चीज का। एक ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब यही नहीं होता है कि हम अपने लीडर को चूज कर दिया और हमारा काम हो गया। ट्रू डेमोक्रेसी में बहुत सारे पॉइंट शामिल होते हैं, जैसे कि हमें डिसीजन मेकिंग में उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए जिसके लिए हम डिसीजन ले रहे हैं और जिन्हें डिसीजन के साथ मिलकर रहना है। We should also include those people in decision making for whom we are taking the decision or who had to live with that decision. ट्रू डेमोक्रेसी तभी आती है, एक ट्रू डेमोक्रेसी तब आती है जब किए हुए सारे वादे पूरे होते हैं। एक ट्रू डेमोक्रेसी तब आती है जब देश की जनता भूखी नहीं सोती है। एक ट्रू डेमोक्रेसी तब आती है जब देश में एजुकेशन अच्छी होती है, जो जनता चाहती है उसे वो मिलता है, उसे सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जनता की नीड्स को पूरा किया जाता है। एक ट्रू डेमोक्रेसी वही होती है जहां पे हर कोई खुश होता है, किसी के आंखों में आंसू नहीं होता है। क्योंकि महात्मा गांधी भी ये बात कह के गए थे कि मैं अपने देश को तब तक आजाद नहीं मानूंगा जब तक हमारा देश की जनता के आंखों के आंसू खत्म नहीं हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा देश अभी तक आजाद नहीं है। एक ट्रू डेमोक्रेसी में हर किसी के साथ इक्वल रेस्पेक्ट होनी चाहिए, इक्वल बिहेवियर होना चाहिए, हर कोई सिटीजन बराबर होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में भी उसे पार्टिसिपेट करवाया जाए। ये था आपका चैप्टर, ये था आपका मेन चैप्टर,
यहां तक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद जो लिखा हुआ है उसमें आगे के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ट्रू डेमोक्रेसी के बारे में काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो लाइव सेशंस में डिस्कशन कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।